और खाने पानी की फिनफिश का वर्धन और प्रबंध पद्धतियों के बारे में जानकारी लेंगे। इस अध्याय में हम जो मुख्य उद्देश्य है उसमें पहला यह है कि श्रिम्प वर्धन का उत्पादन की तकनीकें हम सीखेंगे और श्रिम्प वर्धन को अपनाने की लागत और उससे प्राप्त जो श्रिम्प होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, आपको मालूम पड़ेगा कि पूरे श्रिम्प जो है एक जलीय जीवाश्म है जो समुद्र, नदी मुखों और खारे पानी में निवास करते हैं। भारत के चारों ओर स्थित समुद्र में पेनेंट श्रिम्पों की 90 प्रजातियां पाई गई हैं, जिसमें से 10 प्रजातियों पर वर्धन के लिए विचार किया जाता है। इनमें से जल कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो प्रजातियां हैं उसमें ब्लैक टाइगर श्रिम्प, पिनियस मोनोडॉन, इंडियन व्हाइट श्रिम्प, फेरेपिनियस इंडिकस, बनाना श्रिम्प और मर्गेंशियस ग्रीन श्रिम्प है। सेमी सल्केटस तथा व्हाइट ब्लैक श्रिम्प भी मिश्र फार्मिंग को समुचित सिंचाई और उर्वर पोषण प्रबंधन द्वारा चयनित खारे पानी और तटीय स्थलों में विशेष रूप से बनाए गए तालाबों में एक विविध अवधि के लिए गहनताओं पर श्रिम्प को उत्पादित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। आइए देखते हैं कि फार्मिंग के क्या प्रकार हैं। जो प्रकार हैं उसमें पहला प्रकार यह है कि पारंपरिक श्रिम्प फार्मिंग प्रणाली है। दूसरा जो प्रकार है वो हमारी व्यापक श्रिम्प फार्मिंग प्रणाली है। तीसरा जो प्रकार है वो अर्ध गहन श्रिम्प फार्मिंग प्रणाली है और अन्य प्रकार में गहन वर्धन प्रणाली है, जो मछलियों की अथवा श्रिम्प की गहनता सघनता के अनुरूप विभिन्न प्रकार के तालाबों में उनके जो उसमें हमारी मछलियां रहती हैं या श्रिम्प रहती हैं उनकी संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। आगे देखते हैं कि जो शून्य जल विनिमय प्रणाली भी है, उसमें फार्मिंग की जो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें श्रिम्प के अंडों को जल विनिमय के अभाव में साथ में तैयार किए गए तालाबों में करीब 1 लाख से 3 लाख प्रति हेक्टेयर की दर पर भंडारित किया जा सकता है। हमारे जो श्रिम्प के प्रबंधन का जो जल कृषि का प्रबंधन है उसमें स्थल चयन का बहुत महत्व है। स्थल चयन के अतिरिक्त जो मुख्य ध्यान रखा जाता है उसमें इनके निर्माण के लिए जो कल्पना शक्ति का पूरा उपयोग करके उनको जो है हम सामुद्रिक फार्मों, अभ्यारण्य आदि को टालकर कृषि भूमियों और लवणीय क्षेत्रों में श्रिम्प फार्मों का निर्माण नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख के रेतीले अथवा छिद्रित मृदा वाले क्षेत्रों में जल का रिसाव होता है तथा लवणता के प्रभावों को समाप्त करने के लिए इन स्थानों पर छोड़कर इसके अतिरिक्त आगे बढ़ के देखेंगे तो हम पाएंगे कि श्रिम्प फार्मों को प्राकृतिक बाढ़ वाली नदियों तथा तटों पर नालियों में स्थित नहीं करना चाहिए, जिससे कि मानव के निवासों को बाढ़ से बचाया जाए। जहां तक संभव हो अंतर प्रवाह और बही प्रवाह एक ही जल निवेशिका में नहीं होना चाहिए तथा फार्मों में अत्यधिक जनसंख्या से बचा जाना चाहिए। स्रोत जल निकायों की वाहक क्षमता और उनका क्षेत्र का निर्धारण करके मत्स्य पालन के लिए विकसित किया जाता है। मृदा की गुणवत्ता का भी देखा जाता है, जिसमें से मुख्य रहता है उनकी मृदा की पीएच, उसकी सैलिनिटी, ये सब चीज़ें हम उनको देख के उसमें ऑर्गेनिक कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, उसके नाइट्रोजन, इन चीज़ों का ध्यान रख के हम जल की गुणवत्ता को भी देखते हैं। जल की गुणवत्ता में जो पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता का जल होना चाहिए, यह सब हम एक जांच के द्वारा, ताकि इसमें से प्रदूषण ना हो, आगे ध्यान रखते हैं। वर्धन तालाब जो होते हैं ये नर्सरी के उपरांत की जो है अवस्था है, जिसमें किसी योग्य मत्स्य पालन इंजीनियर की सहायता से वर्धन तालाबों का हम एक समुचित आउटपुट और एक जिसका ढांचा बनाते हैं और उसको नर्सरी और पालन तालाबों तथा अनुपयोगी जल निकासी नहरों, मुख्य जल मार्गों से बहुत छोटी चीज़ों का ध्यान है, जिसमें कि हम एक एक्वाकल्चर इंजीनियर की सहायता लेकर ध्यान रखते हैं। तालाबों की तैयारी भी एक अपने आप में विशेष प्रकार का
प्रश्न होता है तालाबों की तैयारी के बारे में। आपने देखा है कि सारे के सारे तरीके अगर एक के पश्चात एक हम लेते हैं तब वो हमारा जो है उपक्रम सफल होता है। तैयारी के पश्चात देखते हैं इसके बाद में कि यहाँ पर जो पहली से और अंतिम अवस्था है उसमें सब क्रमानुसार एक से एक जुड़े हुए तत्व रहते हैं। उनको हम आपस में जोड़ के क्रमानुसार आगे बढ़ाकर और विभिन्न दिगों में, क्योंकि उसमें कुछ अवधि सूखने के लिए रखी जाती है, कुछ उसमें उर्वरक डालने के लिए रखी जाती है, इन सबों का जोड़ करके हम तालाब की जो परिस्थितियां होती हैं उसमें जो भंडारण होता है उस पर भी हम ध्यान देते हैं। और भंडारण के बाद हम देखेंगे कि इसका जो बहुत ज़्यादा उत्पादित होता है वो उसमें जो अंडज होता है उसकी गुणवत्ता का भी हम जानना चाहिए, क्योंकि लार्वा जो है किस प्रकार से, क्योंकि लार्वा का जो अंडज से लार्वा बनना और उनके आगे बढ़ाना ये बहुत ही आवश्यक होता है। और उसकी गुणवत्ता जो है किसी प्रकार की क्षति, श्याम वर्गीकरण और उनका जो है घनत्व, इनके बाद भी अगर हम देखें तो ये बहुत मुख्य विचार हैं। इसके बाद में हम देखेंगे भंडारण घनत्व है, हम देखेंगे भंडारण घनत्व के पश्चात पैकिंग और परिवहन भी बहुत जो है महत्वपूर्ण है। इनका अनुकूलन, जहाँ पर हम उनको उनके द्वारा जो परिस्थिति में बढ़ने की जो क्षमता होती है उसमें आगे बढ़ाते हैं। हम पोषण और पोषण के प्रकार का भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही हमें ये देखना है कि मृदा और जल की गुणवत्ता का प्रबंधन किया जाए। जो एक नर्सरी का जो जल की मृदा की गुणवत्ता होती है और भंडारण जो हमारा तालाब है उसकी गुणवत्ता में लवणता का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमको जो है पीएच का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे हमारे जो तत्व हैं जिसमें क्षारीयता और भारीपन, इनका भी हम ध्यान रखते हैं। और इसको ध्यान रख के हम जो पारदर्शिता और गंदलापन होता है उसको जो प्रजाति है उसके अनुरूप रख के हम जल विनिमय करते हैं। और साथ में हम जो तालाब है उसमें हवा का प्रभाव, जिससे कि ऑक्सीजन पड़े, जिसे हम वातन बोलते हैं, वातन को भी बहुत इष्टतम स्तरों पर अनुरक्षित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। चूना और उर्वरक डालना खेत में बहुत आवश्यक रहता है। और रसायनों और प्रजातियों के, और जिसे कहा जाता है कि प्रोबायोटिक्स, प्रजैविक, इनका भी हमें बहुत अनुप्रयोग करने से मत्स्य के जो अवस्था होती है उसको हम एक प्रकार से इस प्रकार से बनाते हैं कि वहाँ पर रहने वाला, चाहे वो बच्चा हो, चाहे थोड़ा सा बड़ा हुआ बीज से बड़ा हुआ अंडज हो या बड़ी मछली हो, सब अपने समुचित वातावरण का अनुभव कर सकें। आगे देखते हैं कि इसके बाद जो श्रिम्प पालन की जो अर्थव्यवस्था है, 1 हेक्टेयर के फार्म के निर्माण के लिए पूंजी निवेश जो भी होता है उसके लिए पूरा तरीका विकसित किया गया है। आप अपने जो कोर्स हैं उसमें जाके देख सकते हैं। लेकिन सारांश में हम ये कहना चाहेंगे कि श्रिम्प जो वर्धन है उसके प्रचालन की जो अवस्था है उसमें किसी भी अवधारित उत्पादन के लिए अनुपूरक जो बाहरी इनपुट होता है उनका प्रयोग करते हुए निरंतरित तालाब परिशेष में श्रिम्प को पैदा करना श्रिम्प जल कृषि कहलाता है। उत्पादनता प्रबंधन की गहनता पर निर्भर करते हुए मिश्र फार्मिंग की प्रणालियों तथा पारंपरिक, व्यापक, अर्ध गहन, गहन और शून्य जल प्रणालियों को वर्गीकृत करके उपयुक्त मृदा, जल और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपयुक्त स्थलों का चयन कर श्रिम्प कृषि की सफलता के लिए निर्णायक है। स्थल विशिष्ट फार्म डिजाइन और वर्धन तालाब निर्माण तथा अन्य संरचनाएं अनिवार्य हैं। वास्तविक जो वर्धन होता है वो बेहतर तालाब की परिस्थिति और प्राकृतिक भोजन से प्राप्त किया जाता है। और
किसी भी प्रतिष्ठित अंडशाला से प्राप्त किया हुआ अंडज वो आगे वर्धन का निर्धारण करता है। स्तम आहार प्रबंधन और आदर्श परिस्थितियों में तालाब सृजित करता है। खारा जल का जो फिनफिश वर्धन है उसके भी उद्देश्य पैदावार योग्य खारा जल को बढ़ाना, तालाब को पैन वर्धन को समझने में आगे बढ़ाना और एकीकृत मत्स्य प्राणी की प्रणाली को जानने में है। हम देखेंगे कि पैदावार योग्य खारे की फिश की हम पहले प्रजाति का निर्धारण करते हैं। इस निर्धारण के बाद हम उनकी, जैसे कि हमने पूर्व में देखा, विभिन्न प्रजातियों का जो चुनाव करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। मिल्क फिश जिसे चैनस जेनस कहते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्ल स्टॉट, एट्रोप्लस सोटेंसिस, इसके भी अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं। सी बास, लेटस कैलकेरिफर, चिचिलिड या ऑरियोक्रोमिस हम बोलते हैं, सिचिलिड जो है, इनका जो है अभी क्या अंडमान में उपलब्ध है। खारे जल की मछलियों की संबंधित मिशन विकल्प माना जाता है। इसके बाद कोबिया, अभी ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रही है क्योंकि कोबिया का जो है प्रजनन एक हमारे लिए संभव हो चुका है और कोबिया की जो वृद्धि है, जो इसकी उत्पादकता है, उसको देखते हुए यह बहुत ही सफल उपयोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम बहुवर्धन भी कर सकते हैं, जो कि एक ही तालाब में विभिन्न मछलियों को रख सकते हैं। वर्धन प्रणालियों तथा खारे पानी के निकायों का उपयोग कर सकते हैं। पारंपरिक वर्धन प्रणालियां को भी हम यूज़ कर सकते हैं। संवर्धित वर्धन प्रणालियों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसके साथ ही तालाब वर्धन, जिसमें भी मुख्य जो हमारे बिंदु होते हैं उसमें स्थल चयन का भी एक वो रहता है, महत्व रहता है। लहरों के विस्तार का महत्व होता है। जल आपूर्ति का ध्यान रखा जाता है। विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता देखी जाती है, पहुंच देखी जाती है और मृदा का प्रकार। आप पाएंगे कि ये सब जो घटक हैं वो सभी चीज़ों में एक तरह से हम कॉमन पाते हैं, लेकिन हर एक प्रजाति जल और मृदा की उपस्थिति के अनुसार जो विशेष रूप से बनाया जाता है वो थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। इसलिए आपको इस कोर्स में सभी चीज़ों का वो दिया गया है मिश्रण। तालाब की तैयारी भी हम कर सकते हैं, जब चूना भी मिलाया जाता है, उर्वरीकरण किया जाता है। मत्स्य अंडन और उसका संचयन और भंडारण भी बहुत आवश्यक रहता है। आहार और आहार प्रबंध ये सभी पद्धतियों में बहुत महत्वपूर्ण है। और पिंजड़ों में भी जो आज जो आप देखते हैं कि इसमें वो प्राकृतिक आवास, विशेष रूप से जो समुद्री पिंजड़े हैं उसमें जो है फिन फिश का वर्धन किया जाता है। उसमें हमको कुछ भी बाहरी उसका उपयोग ना करते हुए हम प्राकृतिक आहार में प्राकृतिक ऊर्जा का प्रयोग करके उसको बहुत अच्छी प्रकार से बढ़ा देते हैं। और अभी हाल ही में CMFRI से द्वारा जो प्रकल्प चालू किए गए हैं उसमें पिंजड़ा पालन में उनको बहुत सफलता मिली है। अब हम ये मछुआरों तक भी लेके जा रहे हैं। इसमें स्थल का चयन बहुत आवश्यक होता है। स्थल के चयन के अलावा पिंजड़ों की डिज़ाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे उनकी मूरिंग इत्यादि आती है। पिंजड़ों के प्रकार, जिसमें जो है गोल पिंजड़े, 3 मीटर के पिंजड़े, 6 मीटर के पिंजड़े, तैरने वाले पिंजड़े, चौकोर पिंजड़े, ये सब प्रकार हम देख के अगर हम पाएंगे तो हम इसका जो है भंडारण, जिससे कि पिंजरों में भंडारित किए वाले मत्स्य को ध्यान में रखेंगे। और एकीकृत मत्स्य वर्धन का भी इसमें देखा जाता है कि किस पिंजरे में हम विभिन्न जलीय स्तरों का उपयोग करके अलग अलग प्रजातियों को ले सकते हैं। एकीकृत मत्स्य फार्मिंग कर सकते हैं। कुक्कुट पालन के साथ भी मत्स्य की कहीं कहीं पर जो है फार्मिंग होती है। कुक्कुट पालन के साथ ये भूमि की मालिन्य से। सारांश में हम ये कहेंगे कि कुल मत्स्य पालन उत्पादन में फिशरीज के वार्षिक योगदान में हाल के वर्षों में काफ़ी वृद्धि हुई है, जबकि ताजे जल की मछलियाँ कुल फिन फिश उत्पादन के मुख्य भाग का योगदान देती हैं। वहीं उत्पाद और मूल्य के संबंध में खारे जल से समुद्र जल की मछलियों का एक महत्वपूर्ण भाग निर्माण करती हैं। यह विविधता खारे जल की मछलियों के लिए वर्धन के लिए आवश्यक विकास अवसर उपलब्ध कराती है। अन्य उपयुक्त जैसे कि फल वर्धन, बहुवर्धन, पशुधन और कृषि के साथ एकीकृत करके अन्य मछलियाँ उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए धारणी तथा खारा जल मत्स्य पालन सब प्रकार से अगर वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है तो दोस्तों ये इसका उद्देश्य जो कि हम पाते हैं कि हमेशा के प्रकार अच्छे प्रकार से धारणी उसको लेते हुए मत्स्य उत्पादन को आगे बढ़ाना है।
ये बहुत पाया जाता है। और इसके लिए क्षेत्रों का चयन, मत्स्य पालन के लिए इसकी उनका उपयुक्त स्थल, जैसा अन्य हमने देखा है में वहन पानी विकास के लिए क्षेत्रों का चयन, विस्तार की समीक्षा, इसके साथ ही पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय प्रवाह को ध्यान में रख के जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ पर बेहतर प्रबंध प्रक्रिया का ध्यान रख के हम इन सबको आपस में समाहित करके अगर आगे बढ़ेंगे तो हम एक प्रकार से सहायता समूह बना के, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, उनको माध्यम बना के पूरे समाज का विकास करने के उसमें रहेंगे। और हम एक कृषक हितैषी समूह जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप करता है उनको बनाएंगे, मत्स्य कृषक को बुला के सभी को साथ में लेकर क्लबों की स्थापना करके, जल क्लबों की स्थापना करके हम अपने देश में जो ब्लू रिवोल्यूशन अथवा मत्स्य पालन का जो विस्तार है उसके दृष्टिकोण को बहुत आगे बढ़ाते हुए हम सफल होंगे। आपके लिए आज ये समय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस यूनिट में जो आपने देखा उसे आप अपनी पुस्तिका तथा वेबसाइट पर भी पा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार।